हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण यानी घड़ी तालिका परीक्षण या वॉच टेबल टेस्ट के बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको इसको लेकर बड़ा डर लगते रहता है। इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जांच होती है और यहाँ पर स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये जानना बहुत जरूरी है कि जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इसकी बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद के वीडियो में हम इस पर कुछ आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कर देंगे, जिससे आपकी परेशानी और आपका डर जो लेकर बना हुआ है वॉच टेबल टेस्ट को वो खत्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वॉच टेबल टेस्ट की कुछ बेसिक बातों की जानकारी। टेस्ट बैटरी या परीक्षण के निर्देश को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। कहीं कोई सडन चेंज तो नहीं है। आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको लगता है कि सारे टेस्ट का वही इंस्ट्रक्शन होगा। अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा माइन्यूट चेंजेज हो, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, यह परीक्षण दिए गए निर्देशों को समझने की योग्यता का परीक्षण है। इस परीक्षण में एक गोले में अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए गए हैं। देखिए, गोले में अंग्रेजी के कुछ अक्षर यानी लेटर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ डी है, बी है, इस तरह से अक्षर दिए गए हैं और जिनके साथ वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। संख्याओं में जैसे 6, 2, 3 ये संख्याएं दी गई हैं। गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है। ये सेंटर हो गया गोले का और यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया यानी उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। यहाँ से इस पॉइंट से डायरेक्शन का मतलब इस पॉइंट से लेकर इधर हम बढ़ते चले जाएंगे, ये नॉर्थ होता चला जाएगा। इस डायरेक्शन से इधर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हम पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह से इसी बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन मतलब जहाँ एरो बता रहा है कि आगे तक वो डायरेक्शन है। आपसे इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के अंदर आपको मूवमेंट करना है। प्रश्न के उत्तर वर्ग में दी गई कोई संख्या होगी। ध्यान से देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के उत्तर वर्ग में दी गई कोई संख्या होगी। यहाँ पर संख्या की जगह पर अक्षर भी लिखा जा सकता है, ये चेंज हो सकता है। जैसे टेबल टेस्ट में या रो एंड कॉलम टेस्ट में कभी अक्षर होता है आंसर और कभी अंक होते हैं। इस निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर अंक होंगे और ये अंक ध्यान से देखिए तो 1 से लेकर 6 तक है, यानी आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। अंक 1 से लेकर 6 तक हैं, यानी आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे गोले जिसमें आपको टिक करना है। और अगर 5 अंक होंगे तो 5 गोले मिलेंगे आपको और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होगा। अगर OMR शीट मिलता है तो उसको कलर करना है और ऑनलाइन अगर एग्जाम होगा तो आपको टिक करना है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका बनेगा अंक जो 1 से लेकर 6 तक दिए गए हैं। इसके पहले के एग्जाम में 1 से लेकर 5 तक होते थे। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली है, इस गोले में कितने जगह है कुल? तो कुल 8 जगह दिए गए हैं। इस गोले में कुल 8 जगह है। 8 स्थानों पर अंक और अक्षर दिए गए हैं और 2 के बीच में डिस्टेंस होगा 45 डिग्री, यानी नॉर्थ में जो संख्या दी गई है A6 और D2 के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा। A6 और R4 के बीच में ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो मतलब किसी भी दो अक्षर लगातार अंकों या अक्षरों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी
पश्चिमोत्तर, ये हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट। तो 4 दिशाएं दी गई हैं, चारों के बीच का आप अपने आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पूर्व का स्थान होगा। तो इस एंगल को और इन 8 दिशाओं को, दिए गए हैं 4, लेकिन आपको दिमाग में 8 दिशाओं को रखना है, और 2 किसी भी लगातार अंकों और अक्षरों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस गोले के अंदर हमें कैसे मूवमेंट करना है या कैसे गति करनी है। जनरली 2-4 शब्दों का जो इस्तेमाल होता है, जैसे दाएं, बाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सामने, विपरीत या अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। तो इन शब्दों को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कैसे हम मूवमेंट करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे दिए गए निर्देश के अकॉर्डिंगली। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें गति कैसे करनी है। यदि हमें बोला जाता है चलने के लिए दाएं, दाहिने, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में, मतलब किसी भी जगह से यदि हमें दाहिने, दाएं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में चलने के लिए कहा जाए तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट नहीं होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट का जो डायरेक्शन होता है यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना है। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ, उन बिंदुओं पर कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ, कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का लेफ्ट राइट कुछ और होता है, उसको हमको दिमाग से हटा देना है। और यहाँ पर हमको घड़ी के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली चलना है, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है उसके अकॉर्डिंगली। तो क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या दाहिने, दाएं, घड़ी की दिशा में या घड़ी के सुई की दिशा में, ये सारे इंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक ही मूवमेंट करना है, और वो है इस व्यक्ति के दाहिने हाथ की तरफ ध्यान से देखिए। ये इस व्यक्ति का दाहिना हाथ है, और ये मूवमेंट, इसके दाहिने हाथ का मूवमेंट जिधर होगा, जैसे ये इस तरह से मूवमेंट होगा इसके दाहिने हाथ का ऊपर से नीचे की तरफ, यही हो जाएगा क्लॉकवाइज। किसी भी जगह से अगर हमको चलने के लिए कहा जाए तो हमारा डायरेक्शन एरो जैसे दिया हुआ है इस हिसाब से चलेंगे जैसे घड़ी चलती है। तो दाहिने, दाएं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा के लिए हमारा मूवमेंट होगा इस तरह से। हमको इस व्यक्ति के दाहिने हाथ की तरफ, यानी आपका अपना दाहिना हाथ, इस व्यक्ति का जो दाहिना हाथ है वो आपका अपना दाहिना हाथ समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मूवमेंट करना है। नीचे की तरफ लाएंगे तो वो हो जाएगा दक्षिणावर्त या दाहिने, किसी भी बिंदु से। कितने स्थान आगे जाना है, पीछे जाना है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम मूवमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि दाहिनी तरफ बोला जाएगा तो हमारा मूवमेंट इस तरह से होगा, और इसके विपरीत यदि हमें बाईं तरफ जाना होगा तो जस्ट इसका उल्टा मूवमेंट करना पड़ेगा। बाएं या एंटी क्लॉकवाइज, बाएं या एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने के लिए या गति करने के लिए कहा जाएगा तो हमारा डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर हमको इस बाएं हाथ का ध्यान रखना है, बाएं हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे, अगर इस बाएं हाथ पर ध्यान रखना है और बाएं हाथ को अगर नीचे की तरफ लाएंगे तो उसका मूवमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से मूवमेंट करना है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बाएं या वामावर्त, इसे वामावर्त भी कहा जाता है। दाहिने तरफ मूवमेंट को बोलते हैं दक्षिणावर्त, और लेफ्ट साइड या बाएं के मूवमेंट को बोलते हैं वामावर्त। जब बाईं तरफ मूवमेंट के लिए कहा जाएगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बायां हाथ ऊपर से नीचे जब आएगा तो किस डायरेक्शन में होगा, वो हो गया वामावर्त या बाएं की तरफ मूवमेंट करना।
वामावर्त गति हो जाएगी। इस समय आपको अपने बाएं हाथ का ध्यान रखना है। इन सभी शब्दों के लिए एक ही तरह का मूवमेंट होगा। तो ध्यान रखिए, किसी भी जगह किसी भी स्थान से बाएं चलने के लिए या वामावर्त मूवमेंट के लिए एंटी क्लॉक के लिए बोला जाएगा तो आपका मूवमेंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में हो जाएगा। और दाहिने बोला जाएगा तो उसका मूवमेंट घड़ी के दिशा की तरफ हो जाएगा, या क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त के लिए। तो मूवमेंट कैसे करना है ये क्लियर हो गया। आइए कुछ बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। इस क्लॉक को ध्यान से देखिए। अगर हमें A6 से दाहिने चलने के लिए कहा जाएगा तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, और बाएं चलने के लिए कहा जाएगा तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, किसी भी अंक से। अगर P5 से हमें बोला जाए दाहिने चलने के लिए तो हम घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे, और बाएं चलने के लिए कहा जाए तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे। तो किसी भी दिशा या अंक या अक्षर से दाहिने बाएं चलने के लिए ये दो बातों को ध्यान में रखना है। अब गिनेंगे कैसे, कितना स्थान, कितने पोजीशन दाहिने जाना है और कितने पोजीशन बाएं जाना है, इसकी काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे किसी भी जगह से, जैसे बोला जाता है कि उत्तर से तीसरा अंक कौन होगा, उत्तर से या नॉर्थ से तीसरा अंक कौन होगा। तो यहां पर बोला गया से, उत्तर से जब बोला जाएगा तीसरा तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा अंक हो जाएगा 4। उत्तर से तीसरा अंक 4 होगा। और अगर बोल दिया जाए A6 के दाहिने, A6 के दाहिने कौन सा अंक होगा चौथा, A6 के दाहिने चौथा अंक कौन होगा, जब के कहा जाएगा तो हम A6 को छोड़कर उसके बाद से गिनना शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा अंक हो जाएगा G5। किसी भी अंक या अक्षर के दाहिने या बाएं हमको जाने के लिए कहा जाएगा तो उसको छोड़कर, जैसे A6 के दाहिने चौथा 5, हाँ यहां पर एक ट्रिक आप काम कर सकता है, A6 के बाएं भी चौथा यही होगा, यानी चौथा अंक या अक्षर दाहिने या बाएं उसी जगह पर हमको लेके जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट या विपरीत में। तो से और के और काउंटिंग कैसे करेंगे ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर बोला जाए कि A6 के विपरीत, A6 के विपरीत कौन सा अंक है, तो A6 के विपरीत 5 होगा, और A6 के सामने कौन सा अंक है तब भी आंसर होगा 5। याद रखिए, किसी भी अंक या अक्षर के सामने या विपरीत का अंक और अक्षर सेम होगा। जैसे D2 के सामने का अंक 1 होगा और D2 के विपरीत का अंक भी 1 ही होगा। सामने और विपरीत का यहां पर सेम ही मतलब होगा। उत्तर के विपरीत कहा जाए, उत्तर के विपरीत जो अंक है उसके ठीक सामने कौन सा अंक है, तो उत्तर के विपरीत दक्षिण होगा उस 5 और इसके सामने हो जाएगा 6, यानी आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से शब्दों, सेंटेंस को और सेंटेंस के शब्दों को समझते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आप अक्सर मिस कर जाते हैं, अंकों के बारे में लिखा जाएगा तो आप सिर्फ अंकों पर ध्यान देंगे, अक्षरों के ऊपर नहीं। और जब अक्षरों के बारे में कहा जाए तो आप ध्यान देंगे सिर्फ अक्षरों का, अंकों पर नहीं। जैसे अगर बोला जाए कि सभी अक्षरों को उसके सामने के अक्षरों से बदल दिया जाए, सभी अक्षरों को अगर उसके सामने के अक्षर से बदल दिया जाए तो सिर्फ अक्षर बदले जाएंगे, अंक अपने जगह पर रहेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाँ, त्रिभुज और चतुर्भुज भी बनाने के लिए अक्सर कहा जाता है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज या अंकों को बदलने का काम सबसे लास्ट में करेंगे, अगर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी तब। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब इस बात की हम चर्चा करेंगे कि हमें इसको बनाने की जरूरत है भी या नहीं।
यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जैसे अगर बोला जाए B3 को D2 से, D2 को P5 से और P5 को C1 से मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण करें, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन होगा? इस चतुर्भुज में सबसे बड़ा अंक कौन होगा? बगैर चतुर्भुज बनाए ही आप समझ सकते हैं कि इसमें 5 सबसे बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपके सामने आ जाएगा, यानी यहाँ चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि B3 को D2 से, D2 को P5 से, P5 को C1 से मिलाकर एक चतुर्भुज बनाएं, इसके पूरब में कौन सा अंक होगा? तो पूरब में जो अंक है वही हमेशा पूरब में रहेगा। इसके पूरब में 4 ही होगा, इसके पश्चिम में 4 होगा, इसके उत्तर में 6 होगा इस चतुर्भुज के, और इसके दक्षिण में 5 होगा। ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि B3 को D2 से, D2 को P5 से, P5 को C1 से मिलाकर एक चतुर्भुज बनता है, तो इस चतुर्भुज के बाहर जो अंक है उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? तो बगैर चतुर्भुज बनाए ही आप समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अंक 6 है, चतुर्भुज के बाहर जिसका उपयोग नहीं किया गया है। तो चतुर्भुज या त्रिभुज कभी भी तब बनाएंगे जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, या अंकों को या अक्षरों को बदलने का काम हम तब करेंगे जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इसको बिना चेंज किए ही हमारा आंसर मिल जाता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, इसे समय बचेगा। और अगर शुरू में ही बदलने का कोशिश करेंगे तो समय बर्बाद होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया गया है कि A6 को G5 से और R4 को K4 से बदल दिया जाए, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक होगा? तो उत्तर पश्चिम के अंक को तो हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं है, तो वही होगा जो है, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो बदलने की जरूरत है या नहीं है ये पता चलेगा सारा प्रश्न पढ़ने के बाद। तो इस तरह का कोई भी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिया गया है तो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही उस देखेंगे कि हमारा आंसर वहां जाता है या नहीं। अगर आंसर हमारा वहां जाएगा तब हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज उसको रहने देंगे। त्रिभुज और चतुर्भुज बनाने के लिए भी अक्सर कहा जाता है, और त्रिभुज का शीर्ष पूछा जाता है। देखिए त्रिभुज का शीर्ष ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण में से कोई भी कोण शीर्ष होता है। 3 शीर्ष होते ही हैं, ये एक शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो शीर्ष की पहचान कैसे करते हैं? तो शीर्ष की पहचान होती है जो आधार होगा उसका विपरीत जो कोण होगा वो शीर्ष। अगर इसको हम आधार मानेंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा, ये आधार बनेगा तो ये शीर्ष हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है तो शीर्ष का निर्धारण कैसे करेंगे? तो 2-3 छोटा सिंपल सा रूल है, अगर वो आप समझ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कोई भी रेखा अगर केंद्र से होकर जाती है, जैसे K4 R4 और A6 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करें, A6 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करें, तो इसके शीर्ष के ठीक बाएं कौन सा अंक होगा? तो देखिए जो केंद्र से होकर जा रही है इसको आधार मान लेंगे और ये हो जाएगा आपका शीर्ष, ये हो जाएगा आपका शीर्ष। तो इसके ठीक बाएं 3 आंसर हो जाएगा। तो जो भी केंद्र से होकर जाएगी उसे आधार मान लीजिए, या अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, इनकेस अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बनने की स्थिति में जैसे C1 P5 C1 P5 और A6 को मिलाकर एक त्रिभुज अगर बनाते हैं तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो दो बराबर भुजाओं को छोड़कर तीसरी भुजा को हम आधार मान लेंगे और ये उसका शीर्ष हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को कैसे टैकल करेंगे, इस पर हम कुछ प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बावजूद अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। अपने हार्ट बीट को कंट्रोल में रखिए, अपने नर्वसनेस को कंट्रोल में रखिए, लंबी और गहरी सांस लेने का प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी मूवमेंट मिनिमम हो,
जिससे आपके अंदर बेचैनी कंट्रोल में रहे और आप बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।